नमस्कार। आज हम विचार करने जा रहे हैं शिक्षा के कार्यों पर। शिक्षा के कार्यों पर ये तो बहुत तरह की बातें हुई हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पाठ्यक्रम आया है उसमें जो शिक्षा के कार्य बताए गए हैं, आज हम उन शिक्षा के कार्यों पर बात करने जा रहे हैं। और इन पर विचार करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि ये जान लिया जाए कि यह है क्या। शिक्षा वह उपागम है जो इसे धारण करने वाले व्यक्तित्व हेतु प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है। इसके माध्यम से हमें वह दिशा मिलती है जो हमारे जीवन के उद्देश्य तय करने, उन्हें प्राप्त करने में हमारा सहयोग करते हैं। विविध विद्वानों ने शिक्षा के कार्य संबंधी विचारों को अलग अलग तरह से अपने शब्दों के सांचे में ढाला है और जो शब्दमाला का गुंफन किया है वो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग तरह से है। कुछ विद्वानों का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ और उसमें है ड्यूवी महोदय। जॉन ड्यूवी कहते हैं कि शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे वह सुखी, नैतिक व कुशल मानव बन सके। यानी शिक्षा के कार्य की परिभाषा देने का प्रयास किया है जॉन ड्यूवी महोदय ने। और इन्होंने जो कुछ कहा उसे आंग्ल भाषा में समझ लें कि द वर्क ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ए हेल्पलेस क्रिएचर सो दैट इट कैन बिकम ए हैप्पी, मॉरल एंड एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग। तो ये ह्यूमन बीइंग को एफिशिएंट बनाने के लिए जो कुछ भी करवाना चाहते हैं वह सब शिक्षा के कार्यों के तहत आएगा, ऐसा जॉन ड्यूवी महोदय मानते हैं। वास्तव में शिक्षा के अपने कोई कार्य नहीं होते, बल्कि शिक्षा जो मानव के उद्देश्य होते हैं उन्हें ही अपना कार्य बना लेती है। ऐसा ही डॉक्टर जाकिर हुसैन महोदय हुए, उन्होंने शिक्षा के कार्यों को प्रकाश डाला है। वो कहते हैं कि शिक्षा का कार्य बालक के मस्तिष्क को शुद्ध, नैतिक और बौद्धिक मूल्यों का अनुभव करने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना है कि वह मूल्यों से प्रेरित होकर उनको सर्वोत्तम प्रकार से अपने कार्य और अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। इसका आंग्ल भाषा में अनुवाद हुआ कि द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प द चाइल्ड टू परसीव प्योर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूज इन हिज माइंड in such way that he is inspired by these values to achieve them in the best possible way in his work and his life। यानी कि वह अपने कार्य और अपने जीवन में जिसको सर्वोत्तम प्रकार से प्राप्त कर सके वह कार्य करवाने का काम करती है शिक्षा। तो आप ये समझिए, प्राप्त तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसको सर्वोत्तम ढंग से कैसे अचीव किया जा सकता है, इसमें शिक्षा हमारा योगदान करती है। और इसी बात को, इन्हीं शिक्षा के कार्यों को आज के एक प्रसिद्ध विचारक रमन बिहारी लाल जी ने किस तरह से परिभाषित किया, आइए उस पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने रमन बिहारी लाल की शब्द। उन्होंने कहा कि सच बात तो यह है कि शिक्षा के अपने में कोई कार्य नहीं होते। कोई व्यक्ति, समाज अथवा राज्य शिक्षा के द्वारा जो प्राप्त करना चाहता है वे ही शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, और इन उद्देश्यों की पूर्ति करना ही शिक्षा के कार्य होते हैं। यह परिभाषा मुझे सबसे अच्छी लगती है, और यह परिभाषा अच्छी है भी। शिक्षा के अपने कोई कार्य नहीं है, बल्कि सबके जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करना ही शिक्षा का कार्य है। इसका आंग्ल वर्जन, The truth is that education does not have any functions in itself. What a person, society or state wants to achieve through education are the objectives of education, and fulfilling these objectives is the function of education। और आप समझिए कि यह जो विचार है रमन बिहारी लाल जी का, ये बहुत ही कीमती विचार है। इन्होंने शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के कार्य की परिभाषा बहुत सरल शब्दों में, बहुत अच्छे शब्दों में और बहुत सटीक दी है। आइए अब इस पर विचार करते हैं, जो हमने यहाँ पर एक वर्गीकरण शो कर रखा है शिक्षा के कार्यों का। शिक्षा के कार्यों के वर्गीकरण में हमने इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास, दूसरा
ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत का संप्रेषण। तीसरा एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, कौशलों का अर्जन। चौथा एक्विजिशन एंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, मानव मूल्यों का अर्जन व उत्पादन। और इसके बाद फिर एजुकेशन फॉर लेजर, अवकाश हेतु शिक्षा। फिर सोशल कोहेशन यानी कि सामाजिक एकजुटता। और उसके बाद फिर है एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता हेतु शिक्षा। और इस पॉइंट को ध्यान से देखें, यहाँ पर कहा गया एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यानी अंतरराष्ट्रीय समझ के विकास हेतु शिक्षा। और अंतिम है एजुकेशन फॉर एचआरडी, मानव संसाधन विकास हेतु शिक्षा। तो हम एक एक करके सबको लेंगे। यह इतना बड़ा परिक्षेत्र है कि इसे कॉलेज में पढ़ाते हुए कम से कम 1 महीना लगेगा। इसको यहाँ पर हम 1 घंटे के आसपास समेटने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा सा हम संक्षेप में इसको बात करते हुए चलेंगे, लेकिन उन बिंदुओं पर अवश्य चर्चा करेंगे जो इनके अंदर आएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास। तो अब व्यक्तिगत विकास में भी बात होगी और सामाजिक विकास के भी सब पॉइंट्स की बात होगी। तो शिक्षा के प्रमुख कार्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। अभी हमने परिभाषाएं देखी। विविध परिभाषाओं का अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा को तत्कालीन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कुछ कार्य करने ही होते हैं। यही है वो कार्य और इन्हें हम इस प्रकार से विवेचित कर सकते हैं। पहला लेते हैं इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, और इसमें से भी हम पहला लेते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास में जो सब पॉइंट्स बनते हैं उन पर एक एक करके विचार कर लेते हैं। पहला है उत्तम चरित्र की प्राप्ति। याज्ञवल्क्य महोदय ने भी कहा था कि एजुकेशन इज दैट विच मेक्स ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर एंड यूजफुल टू द वर्ल्ड। इसी तरह से जर्मन विचारक हुए हैं हर्बर्ट महोदय। उन्होंने कहा कि शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है, यानी कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर। तो आइए हम इससे आगे की बात करते हैं कि चरित्र के विकास जो है ये तो बहुत जरूरी है। आपने भारतीय वो परिभाषा सुनी होंगी कि धन गया तो कुछ भी नहीं गया, वित्तम आयाति आति च। धन तो आता है और चला जाता है, लेकिन अगर चरित्र से हीन हुआ व्यक्ति तो बिल्कुल पतन के द्वार पर पहुंच गया। नेक्स्ट पॉइंट इंडिविजुअल में ही है व्यावसायिक कुशलता। स्पेंसर महोदय कहते हैं कि किसी भी व्यवसाय के लिए तैयार करना हमारी शिक्षा का मुख्य अंग है। प्रिपरेशन फॉर एनी वोकेशन इज ए कोर पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि हम बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा के लिए तैयार कर दें, व्यवसाय के लिए तैयार कर दें, जिससे कि आगे चल करके वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। गांधी जी ने भी कहा था कि शिक्षा को बेरोजगारी के खिलाफ एक बीमा होना चाहिए। उसी तरह की बात का यहाँ पर भी प्रसरण हो रहा है। आगे इस इंडिविजुअल में ही व्यक्तित्व विकास, ये व्यक्तित्व का विकास बहुत आवश्यक है। अगर मान लीजिए व्यक्तित्व का विकास हो जाता है तभी व्यक्ति अपने गुणों को प्रकटन कर पाता है, तभी वह सक्षम हो पाता है कि वह इस तरह के समाज में, इस प्रतिस्पर्धी युग में कुछ कर पाए। एक विचारक हुए हैं फ्रेडरिक ट्रेसी महोदय। उन्होंने कहा कि संपूर्ण शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है। यह आदर्श संतुलित एवं समग्र व्यक्तित्व है। बहुत अच्छी परिभाषा है। इसका आंग्ल वर्जन देखिए कि द रियल एम ऑफ ऑल एजुकेशन is the complete attainment of the ideal of personality. This ideal is balanced and holistic personality. यानी कि संपूर्ण, समग्र रूप से जब वह उसके व्यक्तित्व का विकास होगा तब ऐसी स्थिति में ही वह व्यक्ति जीवन यापन करने की अपनी विशिष्ट क्षमता को धारण कर पाएगा। इसी व्यक्तिगत विकास में ही हम आगे चलते हैं और अगली बात आती है वातावरण से समायोजन। ये बहुत जरूरी है। आप समझिए जब हम पर्यावरण समायोजन की बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि अपने जैसे आज जाड़े के मौसम है तो उसमें हम अपनी तरफ को गर्म कपड़ों पहन करके उसे समायोजन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वातावरण से समायोजन की तो टॉमसन महोदय के विचार याद आते हैं। उन्होंने कहा कि वातावरण वह शिक्षक है और शिक्षा का कार्य है छात्र को उस वातावरण के अनुकूल बनाना।
यानी ये शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ, और जिससे कि वह जीवित रह सके और अपनी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक संभव अवसर प्राप्त कर सके। एक बार इसको और समझ लेंगे, सुन लेंगे, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि शब्द बहुत सरल इस्तेमाल किए हैं टॉमसन महोदय ने। ये वातावरण शिक्षक है और शिक्षा का कार्य है छात्र को उस वातावरण के अनुकूल बनाना जिससे कि वह जीवित रह सके और अपनी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक संभव अवसर प्राप्त कर सके। यानी कि एनवायरनमेंट इज द टीचर एंड द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू अडॉप्ट द स्टूडेंट to that environment so he may live and get the maximum possible opportunities to satisfy his basic instincts। इन्होंने कम पंक्तियों में वातावरण से समायोजन पर अपनी पूरी बात बहुत स्पष्ट रूप से रख दी है। और इसके बाद जो बिंदु आता है वह हम कह सकते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट में आत्मनिर्भरता। ये बहुत जरूरी गुण है। सारा कुछ जो कुछ भी करता है, व्यक्ति जो कुछ पढ़ता लिखता है, वह इस आत्मनिर्भरता के गुण को प्राप्त करने के लिए करता है। इसीलिए वैयक्तिक विकास में इसको शामिल किया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्होंने कहा कि छात्रों को जीविका उपार्जन करने में सहायता देना ही शिक्षा का कार्य है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने इस बात को कहा है, टू हेल्प द स्टूडेंट टू अर्न ए लिविंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एजुकेशन। तो ये बहुत कीमती बात हुई, और आत्मनिर्भरता एक विशेष कार्य हुआ शिक्षा का, व्यक्तिगत कार्य हुआ। अगली बात, मानसिक विकास। मानसिक विकास भी व्यक्ति का होगा तभी वह कुछ कर पाएगा। सब कुछ है, अच्छा शरीर है, स्वस्थ है, लेकिन अगर मानसिक विकास नहीं हुआ है तो इसका मतलब कि वह दुनिया में आसानी से जीवन यापन नहीं कर सकता है। इसलिए मानसिक विकास को बहुत महत्वपूर्ण माना। रमन बिहारी लाल जी ने कहा कि मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। शिक्षा के द्वारा उसका शारीरिक और मानसिक विकास होना ही चाहिए। इसका मतलब ये शिक्षा का कार्य क्या बता रहे हैं? शारीरिक और मानसिक विकास। इन्होंने कहा कि मैन इज ए साइकोफिजिकल बीइंग, ही मस्ट हैव फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन। यानी रमन बिहारी लाल जी उसके व्यक्तिगत विकास के लिए ये बहुत आवश्यक मानते हैं, क्योंकि वह एक मनोशारीरिक प्राणी है और इसलिए शिक्षा के द्वारा उसका शारीरिक और मानसिक विकास होना ही चाहिए। अब भारत जैसे देश में अगर हम अध्यात्म की बात नहीं करेंगे तो बातें अधूरी रह जाएंगी, और व्यक्तिगत विकास के लिए इसलिए आध्यात्मिक चेतना का विकास भी बहुत जरूरी है। और इसका समर्थन करते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य न तो राष्ट्रीय कुशलता है, न सांसारिक एकता, अपितु व्यक्ति को यह अनुभूति कराना है कि उसके पास बुद्धि से भी परे एक तत्व है जिसे तुम चाहो तो आत्मा कह सकते हो। आप समझिए, जहां पर आत्मा परमात्मा की बात आती है, जहां पर आत्म और परमात्मा की बात आती है, जहां एकत्व द्वैत की बात आती है, वहां अध्यात्म अपने आप चल पड़ता है। तो इनका यह कहना कि उसके पास बुद्धि से परे भी एक तत्व है जिसे तुम चाहो तो आत्मा कह सकते हो, ये सिद्ध करता है कि वह आध्यात्मिक चेतना के विकास पर बल दे रहे थे व्यक्ति के। इन्होंने कहा कि द एम ऑफ एजुकेशन इज नाइदर नेशनल एफिशिएंसी नॉर वर्ड सॉलिडरिटी बट मेकिंग द इंडिविजुअल फील that he has something deeper than intellect. Call it spirit if you like. तो आप देखिए, बहुत सुंदर और बहुत सरल शब्दों में राधाकृष्णन जी ने इस आध्यात्मिक चेतना, व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना पर जोर दिया। एक और बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, वह है जन्मजात शक्तियों का विकास। जो शिक्षा की परिभाषाएं आती हैं उसमें भी कहा जाता है कि सारी की सारा ज्ञान तो अंदर है, बस उसे निकालने का प्रयास भर करना है। यहां पर भी यही कहने का प्रयास है कि जन्मजात शक्तियों का विकास हो प्रत्येक व्यक्ति की। अगर हर इकाई की जन्मजात शक्तियों का विकास हो गया तो पूरा समाज विकसित हो जाएगा। और इसीलिए जर्मन शास्त्री पैथोलॉजी हुए, उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। आप समझिए, छोटी सी परिभाषा है लेकिन बहुत गूढ़ अर्थ रखे हुए।
एक बार पुनः सुने कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। इसका मतलब एजुकेशन इज ए नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इन्नेट पावर्स, यानी जो शक्तियां उसमें हैं उनके विकास के अवसर प्रदान करने का कार्य जो है वो कौन कर रहा है? शिक्षा के कार्यों में आएगा व्यक्तिगत रूप से। और इसी तरह से आज जो बहुत जरूरी हो रहा है वह है समृद्धता। आप समझिए, समृद्धि और समृद्धता में फर्क है। हम यहां समृद्धता की बात कर रहे हैं। ड्यूवी महोदय कहते हैं कि जीवन का मुख्य कार्य है प्रत्येक पग पर अपने अनुभवों द्वारा जीवन को समृद्ध करना, जीवन को विकसित करना, जीवन को और अधिक सशक्त बनाना, जीवन को समृद्ध करना। यानी कि द मेन टास्क ऑफ लाइफ इज टू एनरिच लाइफ विद योर एक्सपीरियंसेस एट एवरी स्टेप। अब हम बात करते हैं, यहां पर हमने अब तक बात करी व्यक्तिगत विकास की, अब यहां पर बचा सामाजिक विकास। अब हम सामाजिक विकास की बात करते हैं और सामाजिक विकास में जो जो कार्य शिक्षा के माध्यम से संपन्न होते हैं अब हम उनकी बात करने जा रहे हैं कि सामाजिक विकास में शिक्षा कौन कौन से कार्य करती है। पहला कार्य करती है सामाजिक नियंत्रण का। समाज कहीं पतनोन्मुख न हो जाए, उसका विकास सही ढंग से हो, समाज के लोग समझ पाए क्या चीज करने लायक है और क्या नहीं करने लायक है, और इसके लिए वह सामाजिक नियंत्रण का जो कार्य है, जो ईविल से उसको बचाने का कार्य है, वह सारा का सारा संपादित किया जाता है शिक्षा के माध्यम से। और यह शिक्षा का जो कार्य है यह सामाजिक विकास का कार्य है, सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से। दूसरी बात, सामाजिक परिवर्तन। समाज में परिवर्तन कौन से आए? अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, और केवल वक्त बर्बाद करते रहेंगे तो वही बात सिद्ध हो जाएगी कि वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। इसलिए हमें समय के साथ कदम ताल करना है, और इसीलिए सामाजिक परिवर्तन बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हमारे हिंदुस्तानी विचारक इस बात को कहते हैं, रमन बिहारी लाल जी ने इस बात को कहा कि इस परिवर्तन के हामी बनते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्यों में अपनी भाषा, रहन सहन, खान पान एवं व्यवहार की विधियों और रीति रिवाजों में अपने अनुभवों के आधार पर आवश्यक परिवर्तन एवं विकास की क्षमता पैदा करती है, और वे इन सब में निरंतर परिवर्तन एवं विकास करते हैं। इसे समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। रमन बिहारी लाल जी ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को स्पष्ट कर दिया है। इसको आंग्ल भाषा में और समझ लें कि एजुकेशन inculcates in human being these capacity for necessary change and development in their language, living conditions, food and behavior methods and customs on the basis of their experiences, and they continuously change and develop in all these. This is called the social change in sociological language. कह रहे हैं कि इसे समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। किन किन चीजों को इन्होंने शामिल किया? इन्होंने कहा कि भाषा, रहन सहन, खान पान, व्यवहार की विधियों, रीति रिवाजों, ये सब जो है, इन सब में जो परिवर्तन होते हैं वह शिक्षा के माध्यम से होते हैं, और शिक्षा उन कार्यों को संपादित करती है जो उस काल के हिसाब से आवश्यक होते हैं। तो पहला हुआ सामाजिक नियंत्रण और दूसरा हुआ सामाजिक परिवर्तन। अब इसके बाद अगली बात जो आती है वह है इस सामाजिक विकास के लिए, वह है सामाजिक सुधार। यह बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी समय जो परंपराएं चल रही थी, जो नीतियां चल रही थी, जो बाल विवाह, दहेज प्रथा और तरह तरह की कुप्रथाएं थी, जो जुए आदि का सेवन हम करते थे, जो शराब आदि का सेवन करते थे, ऐसे सारी कुप्रथाएं जो कि विशिष्ट अवसरों पर की जाती थी और ये माना जाता था कि ये आवश्यक है, इन सारों का पटाक्षेप लगभग हो चला है। जो भी शिक्षा से जुड़ा है और जिसने शिक्षा को सही ढंग से समझा है वह इस बात को समझ गया है कि आज जो है ये चीजें मानव जाति के लिए नुकसानदायक है। इसलिए सामाजिक सुधार ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है।
शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह है संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण व विकास। संस्कृति वाहक है, संस्कृत पहचान है व्यक्तिगत उन समूहों की, उस समाज की जो उस परिक्षेत्र का है। आज अगर मान लीजिए हम जिस विषय में राजस्थान के लोगों को देखते हैं तो देख करके पहचान जाते हैं। दक्षिण भारतीय लोगों का पहनावा हमें बता देता है वहां की संस्कृति। तो हमें क्या करना है, उस संस्कृति का संरक्षण करना है और आज के हिसाब से उसको डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। तो ये यात्रा चलती रहनी चाहिए। तो संस्कृति का संरक्षण और विकास करने का कार्य जो है वह भी शिक्षा का ही। एक और बात कि सारे समाज का अस्तित्व तभी है जब राष्ट्र जिंदा है, जब राष्ट्रवादी भावनाएं जिंदा है। अगर राष्ट्रवादी भावनाएं खत्म हो गई, हमारे राष्ट्र का क्षरण होने लगा, तो समाज भी बचेगा नहीं। इसलिए अगले बिंदु के रूप में, अगले कार्य के रूप में हम लिखते हैं राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्ति। राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति शिक्षा करवाएगी और सारे समाजों के द्वारा कराएगी। यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी बनी रहेगी, विविधता में एकता बनी रहेगी, लेकिन राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति भी सभी के माध्यम से संभव होगी। अगली बात, सामाजिक सकारात्मक भावना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि समाज में जो भावना हो वो सकारात्मक हो, उसमें नेगेटिविटी ना आए। और इसीलिए शिक्षक को यह जानना आवश्यक है, एच गार्डन महोदय के शब्द हैं, वो कह रहे हैं कि शिक्षक को यह जानना आवश्यक है कि उसे सामाजिक प्रक्रिया को उन व्यक्तियों को समझाना चाहिए जो इसे समझने में असमर्थ है। एक टिपिकल कार्य है, उन लोगों को समझाना है जो इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो लोग खुद समझ पा रहे हैं, जो समझते हैं, जिनके ज्ञान चक्षु खुले हैं, जो कहते हैं कि ज्ञानः मनुजस्य तृतीय नेत्रम और उन्होंने ज्ञान को विशिष्ट माना है, वो लोग तो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको समझाना है, और ये कार्य शिक्षक का है। शिक्षक किससे करेगा ये कार्य? शिक्षा के द्वारा ही यह कार्य संपन्न होगा। तो ये शिक्षा के कार्यों की श्रेणी में ही आएगा। इसका आंग्ल वर्जन आप सुनिए कि इट इज नेसेसरी फॉर द टीचर टू नो दैट ही शुड एक्सप्लेन इन द सोशल प्रोसेस टू दोज पर्सन्स हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट। और ये कठिन कार्य है, ये कठिन कार्य हम शिक्षक से संपन्न अवश्य कराएंगे और ये शिक्षा के कार्यों में भी आएगा। लेकिन इसके लिए हमें पूरा माहौल देना पड़ेगा उसको, क्योंकि जब तक आप अध्यापक को समर्थ नहीं बनाएंगे, वह बेचारा बना रहेगा, तो इस तरह के कार्य संपादित नहीं हो पाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए। अगली बात है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यानी सांस्कृतिक विरासत का संप्रेषण। शिक्षा वह साधन है जिसके माध्यम से यह महत्वपूर्ण कार्य संपादित होता है। इस हेतु वह जो जिन कार्यों को संपादित किया जाता है इस शिक्षा के माध्यम से, उसे हम इस प्रकार से विवेचित कर सकते हैं। पहला तो काम है संरक्षण का, यानी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका संरक्षण, उसका प्रोटेक्शन शिक्षा के माध्यम से होगा। बहुत सारी पांडुलिपियां, आप समझिए कि हमारी संस्कृति की पोषक बहुत सारी चीजें ज्ञान के रूप में, ज्ञान निधियों के रूप में हमने पुस्तकों में रख रखी थी। लेकिन पाश्चात्य जो आक्रांता है बाहर से, उन्होंने हमारी लाइब्रेरियों को ऐसे जलाई जो 6 महीने तक जलती रही। बहुत सारी बातें, बहुत से सिद्धांत, बहुत से व्यवस्थाएं, बहुत से रीति रिवाज उस काल के सारे जो लिखे गए थे, शोध पर आधारित थे, वह सारे के सारे तिरोहित होते, खत्म होते। उसके बाद भी साधन तो शिक्षा ही बन रही थी वहां उस संरक्षण का। तो आज भी उस संरक्षण का साधन शिक्षा ही बनेगी और शिक्षा का एक प्रमुख कार्य है कि वो प्रोटेक्शन प्रदान किया जाए, वह संरक्षण प्रदान किया जाए, जिससे कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कायम रहे। अगली बात, केवल रोकना नहीं है, उसे स्टैग्नेंट वाटर नहीं बनाना है, बल्कि उसका विकास भी करना है। तो अगला बिंदु हुआ विकास, यानी कि डेवलपमेंट। तो सांस्कृतिक विरासत में और विकास हो और वृद्धि हो, समृद्धि हो, उसमें चेंजेज हो, पॉजिटिव चेंजेज हो, और आज के हिसाब से उसमें परिवर्तन किए जाएं। जहां पर कि अगर मान लीजिए वाटर स्टैग्नेंट हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, सड़न पैदा हो जाती है। जब उसमें फ्लो रहता है, बदलता रहता है, तब वो एक प्रवाह होता है और वो
दरिया या नदी कहा जाता है, और वह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगली बात कि इसका ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, हस्तांतरण, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है कि सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण हो, कि हाँ हम इस क्षेत्र के रहने वाले हैं और यह हमारी संस्कृति है, यह हमारे रीति रिवाज हैं, यह हमारी परंपराएं हैं, उनका पोषण हो, आने वाली पीढ़ियां उनको अंगीकार करें और उसको लेकर के चलें, जिससे कि एक पहचान बनी रहे। एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वह है सांस्कृतिक विलंबन में कमी, रिडक्शन ऑफ कल्चरल लैग। ये बहुत जरूरी है कि सांस्कृतिक विलंबन में कमी आए, जो संस्कृति के हस्तांतरण की जो गति धीमी है वो गति धीमी नहीं रहे, वो हम समझें। आप समझिए, हम कई बातों पर अनायास प्रश्न चिन्ह तो टांग देते हैं, लेकिन न तो हमने उसका अध्ययन किया होता है, न हमने उसे समझने का प्रयास किया होता है। मैकाले महोदय ने बिना संस्कृत और अरबी पढ़े हुए ये कह दिया था कि जो ब्रिटिश लाइब्रेरी की अलमारी की एक खाने में रखी हुई किताबें हैं उनका ज्ञान संस्कृत और अरबी किताबों से ज्यादा है, लेकिन न तो उसको संस्कृत आती थी न अरबी आती थी। उसी तरह की कुछ बात हमारे यहाँ घटित हो रही है और इस वजह से विलंबन हो रहा है। तो सांस्कृतिक विलंबन में और कमी आए, रिडक्शन आए, यह शिक्षा का कार्य है। अगली बात, वहां कमी तो आए ही, लेकिन गति बढ़े, गतिशीलता, मोबिलिटी। गति है तो ऊर्जा है, ऊर्जा है तो वह अभिनंदनीय है। तो हमें क्या करना है कि गति को बनाए रखना है, गतिशीलता को बनाए रखना है, और सांस्कृतिक विरासत जो संस्कृति है हमारी, उसकी गतिशीलता वो हम पहुंचा, हमें उसे रखना नहीं है, एक कमरे में बंद नहीं करना है, उसको सब तक पहुंचा देना है कि हाँ ये हमारी संस्कृति है, और उससे हम पूरी दुनिया को परिचयकरण करा दें। तो ये लगेगा हाँ ये उड़ीसा की संस्कृति, ये राजस्थान की, ये भारत के उस पर क्षेत्र की, ये वहां की कहना मन चाहिए, जो कि है वह विश्व परिदृश्य में स्थापित हो जाए, और ये मोबिलिटी आनी चाहिए। इसमें कहीं किसी शर्म की बात नहीं है, ये अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति की पहचान हुआ करती है, और ये बहुत जरूरी है आज के पढ़े लिखे तबके के माध्यम से कि इसमें गतिशीलता बनी रहे। अगली बात है विविध संस्कृतियों से समायोजन, एडजस्टिंग टू डाइवर्स कल्चर्स। ये बहुत जरूरी है, हमें किसी का विरोध में नहीं खड़ा होना है, हमें ऐसा एडजस्टमेंट करना है, इस तरह की व्यवस्था करनी है जिससे कि और संस्कृतियों के साथ हमारा सम्मिलन हो जाए। वह ऐसी व्यवस्था न बन जाए कि हम उसके विरोध में खड़े हुए दिखाई दें। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और सांस्कृतिक विरासत का संप्रेषण, इसलिए इसको नाम दिया गया है कि संप्रेषण इसके अंदर जुड़ा हुआ है। संप्रेषण मतलब प्रेषण, पहुंचा देना है, सीमित नहीं रखना है दायरे को, सब तक पहुंच जाए बात। और इस सांस्कृतिक विरासत की यही तो खूबी है, यही तो कहा जाएगा कि बगिया में विविध तरह के फूल हैं और हर फूल की खुशबू पहुंचनी चाहिए। तो पूरा विश्व समझ पाएगा जो अब तक भारत की छवि बनी हुई थी, उस छवि से हम अलग नजर आएंगे। अगला बिंदु देखते हैं, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, कौशलों का अर्जन। आज प्रतिस्पर्धा का युग है और इसमें ठीक से रहने के लिए यह परम आवश्यक है कि स्व प्रगति के सुनिश्चितीकरण हेतु कौशलों का निरंतर अर्जन किया जाए। शिक्षा इन कौशलों को सुदृढ़ीकरण हेतु इन कौशलों को अर्जित कराने का कार्य करती है। कैसे करती है? अगर मान लीजिए हम शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज की बात कर लें, तो वहां पर जो हम तरह तरह के स्किल सिखाते हैं कि कैसे शाबाशी दी जाएगी, कैसे फीडबैक दिया जाएगा, कैसे ब्लैक बोर्ड को इस्तेमाल किया जाएगा, ब्लैक बोर्ड स्किल सिखाते हैं। वहां पर एक्सप्लेनेशन स्किल सिखाते हैं, वहां पर तरह तरह के स्किल सिखाते हैं। इसी तरह से हम जो समाज के हिसाब से जो शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जो राष्ट्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, उसमें कुछ बिंदु बहुत आवश्यक है। एक तो ये कि भाषाई कुशलता होनी चाहिए। अगर भाषा पर अधिकार नहीं होगा तो अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी, न तो समाज प्रस्तुत हो पाएगा, न संस्कृति प्रस्तुत हो पाएगी, और न शिक्षा के कार्य ही हो पाएंगे। क्योंकि जब तक उस भाषा को नहीं जानना है, भाषा ही तो एकमात्र साधन है, एक अप्रोच है जिसके माध्यम से हम विकास की सीढ़ियां तय करना चाहते हैं। इसलिए लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी को ध्यान में रखा जाए और भाषाई कुशलता, इसके स्थापन के लिए हमारे सारे प्रयास हों। हमारे सारे विद्यार्थी जिस क्षेत्र के हैं, कम से कम उस भाषा को बहुत अच्छी तरह से बोल पाए। आज प्रयास हो रहे हैं कि हिंदी भी स्थापित हो, हमारी राष्ट्रीय भाषा है,
लेकिन उस क्षेत्र की विशिष्ट भाषा से भी आपकी पहचान हो जहां पर आप पैदा हुए। और पूरे विश्व में आप एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा जानने के बाद उसको उसमें ट्रांसलेट करें अपनी बात को, तो ये भाषाई कुशलता जब तक नहीं आएगी तब तक हम इन सारे कार्यों को अंजाम नहीं दे पाएंगे। और ये शिक्षा का कार्य है कि वह भाषाई कुशलता का गुण विकसित करे, लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी लेकर के आए। अगली बात है सृजनात्मक कुशलता, क्रिएटिव स्किल्स। तो क्रिएटिव स्किल्स भी बहुत आवश्यक है। आप समझिए, जो विध्वंस करने वाले हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो आतंकवादी तत्व हैं, उनकी एक अलग तरह की टर्मिनोलॉजी है। ए फॉर AK-47, बी फॉर बम ब्लास्ट, सी फॉर कर्फ्यू, इस तरह की टर्मिनोलॉजी। तो हम क्यों नहीं बना सकते अपनी अच्छी टर्मिनोलॉजी? जब दुष्ट अपना कार्य कर सकते हैं तो बाकी लोगों को भी इस तरह का प्रयास करना चाहिए। और शिक्षा का ये महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए कि वह सृजन की शक्ति का विकास करे, सृजनात्मक कुशलता का विकास करे और कौशलों के अर्जन में इसको प्रमुख रूप से स्वीकार किया जाए। अगली बात है जो अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है इन कौशलों में, वह है व्यावसायिक कुशलता। व्यावसायिक कुशलता बहुत आवश्यक है, वो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। उसके बिना हम जी नहीं सकते, उसके बिना हमारे विकास नहीं हो सकता। हम अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जब तक हम व्यावसायिक कुशलता अर्जित नहीं करेंगे तब तक किस तरह से अपना और परिवार का भरण पोषण करेंगे? जब सारी इकाइयां भरण पोषण में सक्षम हो जाएंगी तभी तो राष्ट्र का विकास होगा। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। खाली किताबी खानापुरी से काम नहीं चलेगा, हमें उस वाली शिक्षा की आवश्यकता। आप समझिए, विवेकानंद जी ने उस कालखंड में इस बात को कहा है और यह अक्षर से सत्य है। सॉरी, उसका आंग्ल वर्जन, mere bookish knowledge will not do, we need that education by which a person can stand on his own feet। व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है, ऐसा विवेकानंद जी मानते थे। और एक और महत्वपूर्ण बात इन में ही शामिल होगी, वह है सामाजिक कुशलता। सामाजिक कुशलता कौशलों के अर्जन में एक कौशल यह भी है कि हम सामाजिक कुशलता के गुण को हासिल करें। समाज के साथ हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से व्यवहार करना है, कौन सी बातें कही जानी है, कौन सी बातें नहीं कही जानी है, किन बातों को स्वीकार किया जाना है, किन बातों को अस्वीकार किया जाना है, सामाजिक विकास के लिए कौन सी चीजें आवश्यक है। और ये सारा का सारे शिक्षा के कार्य ही में आएगा और इन कार्यों को शिक्षा के माध्यम से ही संपादित किया जाएगा। एक जो मैंने पहली बात कही थी कि बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है, तो एक प्रतिस्पर्धात्मक कुशलता की बहुत आवश्यकता है। कॉम्पिटिटिव प्रोफिशिएंसी के गुण को विकसित करना ये शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हम एक दूसरे की टांग न खींचे, हम प्रतिस्पर्धा करें, उसने उतना किया हम उससे और अच्छा करें। उससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा जब शुद्ध यानी कि स्वस्थ होगी तो सबका विकास होगा। आज हम ये तो चाहते हैं कि हमारा विकास हो, लेकिन हम काम करना नहीं चाहते, ये गलत है। आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रतिस्पर्धा रखें और प्रतिस्पर्धात्मक कुशलता का गुण शिक्षा हमें दे। शिक्षा का प्रमुख कार्य है ये। जब ये हम में आ जाएगा तो हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करेंगे, खुद का विकास करेंगे और दूसरे के विकास के लिए योग करेंगे। अब हम करते हैं अगले बिंदु पर आते हैं, यह एक्विजिशन एंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, मानव मूल्यों का अर्जन व उत्पादन। आज विविध परिक्षेत्र में मानवीय मूल्यों का अवनमन दिखाई पड़ता है। जिस क्षेत्र में देख रहे हैं कि मूल्य जो है गिरे जा रहे हैं और उन मूल्यों की चिंता किसी को नहीं। अतः शिक्षा को कुछ कार्य अवश्य संपादित करना चाहिए अगर वो मानव मूल्यों को क्षरण से रोकना चाहती है। तो शिक्षा के कार्यों में उन बातों को समाहित किया जाना चाहिए कि किन किन मूल्यों का संरक्षण आज बहुत आवश्यक हो गया है। एक तो ये सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज। हर समाज के अपने नियम होते हैं, मानक होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं और मूल्य होते हैं। आज ये बहुत आवश्यक है कि उन मूल्यों के लिए हम उन कार्यों को संपादित करवाएं शिक्षा के माध्यम से, जिससे इनका क्षरण रोका जा सकता है। आज हमारे वयोवृद्ध लोग जो हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी बातों को सुनने की, उनके पास बैठने की बहुत आवश्यकता है।
केवल मोबाइल में डूबे रहने से काम नहीं चलेगा। उनके साथ बैठें, उनके साथ विचार शेयर करें। आप देखिए बहुत सारे गुण हमारी दादी नानियों ने जो कुछ हमें दिया, हर घर में आज चौका है, हर घर में लैब है। पूरे विश्व में ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं उनके घरों में भी ये चीज नहीं है जो आपके यहाँ है, और बहुत सारे रोगों का निदान उससे हो जाता है। तो हम उनके साथ बैठेंगे, उन सामाजिक मूल्यों को समझेंगे और उसका संरक्षण करेंगे। शिक्षा का ये महत्वपूर्ण कार्य है। अगली बात है आर्थिक वैल्यू, आर्थिक मूल्य, इकोनॉमिक वैल्यूज। तो पैसे को सब कुछ माई बाप नहीं मान लेना है। हमें अर्थ का अर्जन करना है, ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ मूल्य तो हो, कुछ सिद्धांत तो हो। हम उसके लिए बिल्कुल गिर नहीं जाएंगे। और शिक्षा इस चीज को हमें सिखाए कि किस तरह से अर्थ का अर्जन किया जाए, अर्थ के अर्जन के साथ किन मूल्यों को रखा जाए। ये नहीं कि आप गला काट प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और दूसरे की हत्या करके और उसके बाद फिर उस कार्य करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। इस तरह की बात हमारे मानस में आनी भी नहीं चाहिए। और शिक्षा को इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से संपादित करना है कि आर्थिक मूल्यों की स्थापना करे। जो सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्य थे, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देना है। और जो क्षेत्र हैं जहां से गंदगी निकलती है, जहां पे हम कहते हैं लीडरशिप होनी चाहिए, उस लीडरशिप से आम आदमी सीखेगा, लेकिन वहीं से गड़बड़ी सुनाई दिखाई देती है। जब हम देखते हैं कि सदन में ही जूते चप्पल चल रहे हैं, वहां पर गाली गलौज हो रही है, वहां की बहुत सारी चीज को, उस बहुत सारी बातों को निकालना पड़ रहा है, वो संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखकर नहीं है, तो राजनीतिक मूल्य इतने गिर गए हमारे। पॉलिटिकल वैल्यूज को साधने की आवश्यकता है, और अगर शिक्षा इस कार्य को नहीं करेगी तो ये पतन का कारण बन जाएगा। तो पॉलिटिकल वैल्यूज को भी हम नियंत्रित कर पाए, हमारे राजनेता इस बात को समझ पाए, और अगर वो समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छे और कुशल लीडर हो पाएंगे। किसी एक व्यक्ति के बहुत अच्छा लीडर होने से काम नहीं चलेगा। जितने भी हमारी लीडरशिप है उस सभी को इस राजनीतिक मूल्य को संरक्षण प्रदान करना पड़ेगा, अपना साथ देना पड़ेगा, और इसीलिए शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य में इसको हम मानते हैं। अगली बात सांस्कृतिक मूल्य, यानी कि कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू भी बहुत आवश्यक है, और ये मानवीय मूल्य है, क्योंकि कल्चर एक दिन में स्थापित नहीं हो गई। कोई जो कल्चर बनी वहां की, वह एक लंबे अनुभव के बाद बनी, तो उस संस्कृति के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। तो अभी हमने विचार किया एक्विजिशन एंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज पर, मानव मूल्यों के अर्जन और उत्पादन पर। अब हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर लेजर, यानी कि अवकाश हेतु शिक्षा। अवकाश हेतु शिक्षा, अवकाश के समय को हम सो करके न गुजार दें, अवकाश के समय को हम बर्बाद न कर दें। ये हमारे सृजन का बहुत महत्वपूर्ण समय है। अवकाश का समय, वहां हम अपनी इच्छानुरूप कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसको बर्बाद किया तो बात सिद्ध हो जाएगी कि वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। एक बार महोदय ने कहा कि अगर आप भी न समझोगे तुम हिंदुस्तान वालों, तो दास्तां तक न रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। ये बहुत आवश्यक है कि हम उस लेजर टाइम के महत्व को समझें। आप ये समझिए कि फ्रांस में एक बार लेजिस्फेयर पॉलिसी आई। वहाँ क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, तो उन्होंने कहा कि आप गड्ढा खोदिए और इसको भरिए, इसके बदले में पैसे मिलेंगे, यानी बिना श्रम के कुछ नहीं मिलेगा। उस लेजर टाइम का आप इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें अपने आप को बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करना है। क्या क्या करना है और क्या क्या है शिक्षा के कार्य इस संदर्भ में, अवकाश हेतु शिक्षा के संबंध में। उसमें पहला है स्वास्थ्य व्यवस्थापन। हमें देखना है हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। हम आधी अधूरी चौथाई सांसें लेते हैं, पूरी श्वास लेने का हमारे पास समय नहीं है। कम से कम 10 मिनट तो निकालें जिससे पूरी श्वास पर श्वास कर सकें। इसका मतलब कि प्राणायाम की बहुत आवश्यकता है और स्वास्थ्य को साधने की आवश्यकता है। इस शरीर के लिए हम क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कौन से प्राणायाम कर रहे हैं, क्या हम नर्तन कर रहे हैं, जो इस तरह की एक्सरसाइज हैं, ये खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं,
जैसे कि पूरे शरीर की वर्जिश होती है, तो हमें देखना होगा कि हम स्वास्थ्य व्यवस्थापन के लिए क्या कर रहे हैं, और इस शिक्षा का कार्य है कि वह उसके साथ में इसको लेकर के चले। अगली बात, भविष्य व्यवस्थापन। उस लेजर टाइम में हम सोच सकते हैं कि हम अपने भविष्य में आखिर करें क्या। हो सकता है कि 15 साल की उम्र में जो हमने निर्णय लिया है वो गलत हो, तो अगर आज हम 30-35 साल के हैं तो इस समय अपने निर्णय को चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए जब हम भागम भाग की और दौड़ धूप की जिंदगी में तो हम कभी नहीं सोच पाएंगे। जो लेजर टाइम है उसी में बैठ करके हम चिंतन कर सकते हैं और उसी में हम बैठ करके सोच सकते हैं। तो ये शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है कि वो भविष्य व्यवस्थापन के लिए हमें प्रेरित करे कि हम अपने लेजर टाइम में, अपने अवकाश के समय में उसके बारे में चिंतन करें। अगली बात, सशक्त संबंध स्थापन। आज किसी के पास कोई फुर्सत नहीं है और फेसबुक पर 1000, 5000 यानी जो इसकी सीमा है वहां तक होने के बाद दूसरे नाम से फेसबुक बना रहा है। उनमें से एक भी मित्र, एक भी साथी नहीं है जो कि आपका सहयोग करने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों के कुछ हों, लेकिन आप ये समझिए कि उसकी जगह ये बहुत आवश्यक है कि जो हमारे अपने रिलेटिव्स हैं, हमारे अपने मोहल्ले के लोग हैं, हमारे अपने आसपास के परिक्षेत्र के लोग हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उनके लिए भी तो हम समय निकालें। और ये लेजर टाइम में निकलेगा। अवकाश हेतु जो है, अगर हमारी शिक्षा सही होगी तो हम उनसे सशक्त संबंध बनाएंगे, उनके सुख दुख में साथ रहेंगे। उन्हें किसी तरह की परेशानी का अनुभव होने पर उन्हें लगेगा कि हाँ, उनके साथ कोई खड़ा हुआ है। तो सशक्त संबंध स्थापन भी अवकाश हेतु शिक्षा में आएगा। और ये शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है कि वो हमें प्रेरित करे कि हम अपने अवकाश के समय में संबंधों को सशक्त बनाने का कार्य करें। अगली बात है सोशल कोहेशन, यानी कि सामाजिक एकजुटता। आज हमें ये देखने को मिलता है कि जरा जरा सी बात पर विवाद हो जाता है, जरा सी किसी को उकसावे में आदमी भिड़ जाता है दूसरे से। ये बड़ा गलत है। आवश्यकता इस बात की है कि बहुत ही छोटा सा तो आपको पॉइंट दिख रहा है, लेकिन है बहुत आवश्यक। इसके लिए हमें करना क्या क्या है, हमारी शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं इससे जुड़े हुए, इसको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि सोशल कोहेशन होगा कैसे, सामाजिक एकजुटता आएगी कैसे। इसके लिए शिक्षा कौन से कार्य करने होंगे। तो शिक्षा को पहला कार्य तो करना होगा कि सहिष्णुता का विकास, टॉलरेंस डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अभी एक बहुत बड़े नेता ने सहिष्णुता से संबंधित बहुत सारी बातें की थी, लेकिन आप देखिए कि टॉलरेंस ये भारत की एक पहचान है और यहां का बहुत बड़ा समाज बहुत अधिक टॉलरेंस की पावर रखता है और वक्त के साथ चलता है। बहुत सारी चीजें वो नमन कर लेता है, वो चेंजेस ला लेता है, उसमें लोच है। तो जिन धर्म में लोच है, जिस व्यवस्था में लोच है, जहां पर इस तरह के लोग हैं, वहां पर सहिष्णुता का विकास आसानी से किया जा सकता है। और सहिष्णुता का विकास शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरी बात जो कि सामाजिक कोहेशन हेतु, सोशल कोहेशन हेतु आवश्यक है, वह है सह अस्तित्व बोध, को एग्जिस्टेंस सेंस, यानी कि सभी का अस्तित्व रहे और सभी विकास करें। आज तो शासन भी कह रहा है सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास हो और सब एक दूसरे के अस्तित्व का बोध रखें कि हाँ, सभी का अस्तित्व आवश्यक है। ये नहीं कि एक उसको खत्म कर दो, काट दो, मार दो, ये कोई तरीके नहीं हुए। हर जगह के रास्ते होते हैं और हमें वो रास्ता तलाशनी है जिससे कि हम सह अस्तित्व की भावना का स्थापन कर पाए। एक विचारक ने कहा कि रास्ता किस जगह नहीं होता, सिर्फ हमको पता नहीं होता। छोड़ दें डर कर रास्ता ही हम, ये कोई रास्ता नहीं होता। तो हमें कार्य करना है और सह अस्तित्व बोध कराना है, को एग्जिस्टेंस सेंस को जागरूक करना है। अगली बात, प्रगति उन्मुखता। पूरा समाज मिलकर के प्रगति का कार्य करे। पुराने रीति रिवाजों को और सड़ी गली परंपराओं को ढोने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि हम प्रोग्रेसिव ओरिएंटेशन से जुड़े और सारा समाज एकजुट होकर के अपनी प्रगति के लिए कार्य करे। आप समझिए, कहीं पर अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम बहुत ही अच्छी योजना आई है, तो उसके तहत हम अपने क्षेत्र की पहचान बना सकते हैं। संपूर्ण समाज मिलकर के उसके लिए कार्य कर सकता है, सभी का आर्थिक स्तर उससे ऊंचा उठ सकता है। अगली बात, एक और बिंदु जिसे हम इसमें जोड़ सकते हैं, वह है सामाजिक निष्ठा बोध, यानी कि सोशल लॉयल्टी हमारी क्या क्या है।
हम ये नहीं सोचना है सब लोग हमारे लिए करें, हम किसी के लिए नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा। हमें एक दूसरे के लिए एक साधन के रूप में काम में आना है, और जब हम इस लॉयल्टी को समझेंगे तब समाज का वो खूबसूरत रूप निकल करके आएगा जिसकी कि हमने अभी कल्पना भी नहीं की है। लेकिन शिक्षा के माध्यम से यह कार्य संपादित होना है, और जब यह कार्य संपादित होगा शिक्षा के माध्यम से, तब यह सब कुछ संभव होगा। असल में हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उसमें से 80% से अधिक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और उन्हें उतना नहीं मिल पाता जिससे कि वो अपने परिवार के जीवन यापन कर सके, तो वो दूसरे कार्यों में व्यस्त है, इसलिए इस कार्य को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पा रहे शिक्षा के, वरना ये सब कुछ संभव हो जाता। और इसलिए सामाजिक निष्ठा बोध ये सभी को स्वयं भी होना चाहिए, अपनी लॉयल्टी को समझना चाहिए। एक और बात है जो सामाजिक एकजुटता में बाधा है, जो शिक्षा के कार्य के में आएगी, और जब वह शिक्षा उसमें ले आएगी, यानी कि लोचशीलता का गुण ले आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी का गुण ले आएगी, तब निश्चित रूप से सामाजिक एकजुटता स्थापित होगी। ये बहुत आवश्यक है कि हम रिजिड ना हो जाए। जब हम छोटी छोटी बातों पर रिजिड हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में गड़बड़ हो जाती है, और अगर हम रिजिड होना छोड़ देंगे, लोचशीलता आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में समाज एकजुट होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता हेतु शिक्षा। राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, और अगर ये नहीं होगी तो हम मिट जाएंगे। संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य का संपादन शिक्षा के माध्यम से ही होगा। और शिक्षा किस किस तरह से कर सकती है? पहले तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से, जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, तो थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज वो इस तरह के कार्य उसमें संपादित हो, इस तरह की भावनाओं का वहां पर उच्चीकरण हो, इन भावनाओं का प्रबलन किया जाए जिससे कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले। दूसरी बात, आध्यात्मिक चेतना का विकास। अध्यात्म से भी हम सब कहते तो ये हैं कि हम मानते हैं, यहां तक कि हम ये भी कहते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन न तो हम सही ढंग से जानते हैं और न हम सही ढंग से मानते हैं, और इसी का परिणाम होता है कि विद्वेष फैलता है। इसलिए हम अपने अपने धर्म को ठीक ढंग से जानें, समझें, और जब यह आध्यात्मिक चेतना का विकास हो जाएगा तब हम कम से कम पाप से डरेंगे, तब कम से कम हम धर्म पर चलेंगे, तब कम से कम हम नीति पर चलेंगे। तो इससे क्या होगा कि उससे राष्ट्र में एकता आएगी कि हाँ, हम सभी एक दूसरे के धर्मों का आदर करेंगे, हम सब एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। अंतिम उद्देश्य सबका वही है, शरीर अंततः मिट्टी ही हो जाता है, तो इस शरीर से कोई इस तरह के पाप न हो, ये बहुत आवश्यक है। इसको समझाने के काम अध्यात्म कर पाता है, और वह शिक्षा के माध्यम से संपादित होगा। अगली बात, अधिकार व कर्तव्य का ज्ञान। आज हमें अपने अधिकारों की बड़ी चिंता रहती है और कर्तव्य भूल जाते हैं, जबकि आवश्यकता यह है कि हमें अपने अधिकार तो याद रहें, लेकिन साथ साथ पहले हम कर्तव्य करें। और अगर हम ऐसा करेंगे और दूसरों के सामने इस तरह का आदर्श रख पाएंगे, तब निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता में एक ऐसी वृद्धि हो जाएगी जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिकार और कर्तव्य दोनों का ही ज्ञान रखें। अगली बात, राष्ट्रीय लक्ष्य बोध। आप समझिए, राष्ट्र के सामने भी चुनौतियां आती हैं, राष्ट्र उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, शिक्षा के माध्यम से उन लक्ष्यों से परिचयकरण कराया जाए और उसमें फिर अपने योगदान को सुनिश्चित किया जाए। ये हमारा व्यक्तिगत कार्य भी है, सामाजिक कार्य भी है, राष्ट्रीय कार्य भी है कि हम अपने आप को राष्ट्र पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। और इसीलिए कहा जाता है ना, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिताना तो वसुधैव कुटुंबकम। वो तो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हम अपने पूरे राष्ट्र को एक साथ लेकर नहीं चल सकते? बहुत आवश्यक है। और हमें अपने क्षुद्र स्वार्थों को छोड़ करके ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय लक्ष्य बोध जो भी है उसमें अपने योगदान को सुनिश्चित करने का प्रयास खुद ही करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक कर्तव्य बोध, कि समाज का क्या कर्तव्य है, नेशन की प्रगति के लिए एक जगह का समाज क्या कर सकता है, इस चीज का अध्ययन बहुत आवश्यक है। और जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे,
जब तक हम लोगों के साथ, जहाँ पर लोग एकजुट होते हैं, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर इस तरह की बातें नहीं रखेंगे, तब तक हम जागृत नहीं कर पाएंगे। जो बहुत सी सड़ी गली परंपराएं हैं, उनमें से किन को छोड़ दिया जाए, कौन सी अच्छी परंपराएं बनाई जाए, किसका अनुपालन किया जाए, ये बहुत जरूरी है सामाजिक कर्तव्यबोध को समझना। और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्र की एकता के लिए, और वह है कि हम परिवर्तनग्राही बने, परिवर्तन ग्राह्यता का गुण का आए, चेंज सस्पेक्टिबिलिटी। तो ये जो है परिवर्तन ग्राह्यता का गुण जब हमें आ जाएगा, तब हम अचानक भड़क नहीं उठेंगे, बल्कि सोचेंगे क्या आज के परिवेश में यह आवश्यक है। और जब हमें लगेगा कि हाँ ये आवश्यक है, तो उस पर हम अमल करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि परिवर्तन ग्राह्यता के गुण के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। शिक्षा इस कार्य को संपादित कर रही है, लेकिन इसकी गति धीमी है। इस गति को तीव्र करने की आवश्यकता है, और ये सभी की साझा जिम्मेदारी है कि हम परिवर्तनग्राही बने। आज मान लीजिए हमारे चौके में परिवर्तन हो गया, वहां गैस जल रही है, पाइपलाइन से गैस आ रही है। आज परिवर्तन हुआ कि हम कपड़े को धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें। घरों में विज्ञान उतर आया, तकनीकी उतर आई, लेकिन फिर भी हमारे विचारों में क्यों नहीं है। तो हमें परिवर्तनग्राही होना चाहिए, और जो भी आवश्यक संदर्भ हैं आज के लिए, उन परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए। अगली बात, धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस। कुछ जो है लोग इसको भड़का करके और विवाद खड़ा कर देते हैं, तो बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। जिसने भी शिक्षा अर्जन किया है, तो शिक्षा चीख चीख करके इस कार्य को संपादन के लिए कह रही है कि आप धार्मिक सहिष्णु बनिए। धार्मिक सहिष्णुता बहुत आवश्यक है। तुरंत आग नहीं बन जाना है, तुरंत हत्थे से उखड़ नहीं जाना है, बल्कि उस सहिष्णुता का परिचय देते हुए हमें प्रेम का स्थापन करना है। अगली बात, भावात्मक एकता का विकास, इमोशनल इंटीग्रेशन डेवलपमेंट। आप समझिए, आपके इमोशन भड़का करके लोग झगड़े करा देते हैं, आपके इमोशन भड़का करके लोग ठग लेते हैं आपको। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि हम भावात्मक एकता करें। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा एक बार कि भावात्मक एकता का अभिप्राय अलगाव की भावना का दमन तथा मस्तिष्क एवं हृदय की एकता से है। हम भावुक भी न हो जाए, उसके बाद मस्तिष्क का ऐसा समायोजन रहे जिससे कि हमें सही दिखाई पड़ता रहे, सच दिखाई पड़ता रहे। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि बाई इमोशनल इंटीग्रेशन आई मीन द इंटीग्रेशन ऑफ आवर माइंड्स एंड हार्ट्स, द सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन। यानी कि हम अलगाववादी न हो जाएं, हम समझें क्या आवश्यक है, हृदय और मस्तिष्क में एकता कायम रहे, हम विचार कर सकें, हम आंखों से देख सकें, हम ज्ञान की आंखों से भी देख सकें। और इसके बाद अब आता है यह महत्वपूर्ण बिंदु, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समझ हेतु शिक्षा। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम जन्मदिन मना सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो विचारक हैं, अंतरराष्ट्रीय जो विशिष्ट हस्तियां हैं, उनकी जन्मदिन मना सकते हैं, निर्वाण दिवस मना सकते हैं। विशिष्ट कार्य का संपादन करके और दिवस मना करके हम जो है इस अंतरराष्ट्रीय पहचान को बढ़ा सकते हैं बाय सेलिब्रेटिंग बर्थडे, निर्वाण डे, स्पेशल वर्क और अचीवमेंट डे की उपलब्धि करें। अगर मान लीजिए कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई अच्छी उपलब्धि हुई है, हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तो इस तरह से जो अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिनसे हम कुछ ले सकते हैं, तो वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वो किसी एक जाति का नहीं होता, वो सभी का हो जाता है, पूरे विश्व का हो जाता है, उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। वो फिर इतिहास के पन्नों में खो नहीं जाता, बल्कि वह सर्वत्र व्यापक हो जाता है। तो उस व्यापकता को हमें समझने की आवश्यकता है, और इस अंतरराष्ट्रीय समझ के विकास हेतु शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। और शिक्षा कौन कौन से कार्यों को संपादित कर रही है, उसमें पहली बात तो ये हो गई। दूसरी तरीके से कैसे क्या कार्य शिक्षा के माध्यम से संपादित होगा जिससे कि अंतरराष्ट्रीय समझ बढ़ेगी, वह है विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्वों के ऑडियो वीडियो क्लिप द्वारा, बाय ऑडियो वीडियो क्लिप्स ऑफ एमिनेंट इंटरनेशनल पर्सनालिटीज। उनके हमें ऑडियो सुनाए जाएं, वीडियो सुनाए जाएं, विद्यार्थियों को दिखाया जाए उनके ऑडियोज, उनके वीडियोज कितने फेमस हो गए।
आप समझिए नेपोलियन के बारे में कहा जा सकता है कि वह 36 घंटे युद्ध करता था आधे घंटे आराम करने के बाद। कितनी शक्ति कैसे आ गई उसमें। तो हमारा परिचयकरण तो हो इस तरह के विशिष्ट व्यक्तित्वों से जो पूरे विश्व में व्याप्त हुआ, जिनका नाम आज गांधी यहाँ पर भी पढ़ा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में। तो इसी तरह से वहाँ के भी बहुत से विचारक हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, जो हमें समझने चाहिए, और उनकी वीडियो क्लिप हमें मिले, उनकी ऑडियो क्लिप मिले तो उससे प्रेरणा मिलेगी हमारे बच्चों को भी, हिंदुस्तान के बच्चों को भी। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतिस्पर्धा का आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। क्रिकेट तो होता है, लेकिन हमारे यहाँ के जो हॉकी में हमने विश्व स्तर पर पहचान बनाई, ऐसे ही हमारे यहाँ के बहुत सारे खेल हैं जिन्हें कि स्थान मिल सकता है, और जो बहुत अधिक मेहनत वाले हैं। हमारे यहाँ की कुश्ती प्रतियोगिता, हमारे यहाँ के दंगल जो आयोजित होते हैं, जो बेसिक लेवल पर है, उन सबको बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए इन खेलों को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसी तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन के अलावा अंतर्राष्ट्रीय साझा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाने के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल शेयर्ड कल्चरल प्रोग्राम। हम अपनी कल्चर को वहाँ दिखा सकें, वो अपनी कल्चर को यहाँ दिखा सकें। उस कल्चर के माध्यम से उसमें क्या ग्रहणीय तत्व हैं, उनको लेने के लिए सारे के सारे लोग आतुर रहें। कितना अच्छा, कितना प्रेम का वातावरण होगा, और किस तरह से विकास के दरिया बहने लगेगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साझा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन बहुत आवश्यक है। एक और बात, भ्रमण के द्वारा, ये शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि हम भ्रमण करने वहाँ जाएं और वहाँ की संस्कृति से हमारा परिचयकरण हो, उनकी टोलियाँ हमारे यहाँ आए और ये चीज़ उतर आए विद्यार्थी लेवल तक, हमारे स्कूल लेवल तक उतर के आए, जिससे कि जगह जगह के लोग वहाँ जा सकें इतना, और इसमें शासन का सहयोग मिले। इससे अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित होगी, और इस तरह से जो हम समझेंगे वो रटने से नहीं आएगी। तो भ्रमण के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित होगी। और कौन सा कार्य है, और शिक्षा कार्यों में है शैक्षिक आदान प्रदान, यानी कि एकेडमिक एक्सचेंज। हमने जो शोध किया, हमने जो तलाशा, वो वहाँ तक पहुँचाया, और वहाँ के लोग उस शोध को देखें, उस पर और विवेचन करें, उससे और आगे बढ़ें। हम वहाँ के शोध के परिणामों पर अपने काम करें, और कौन सी यहाँ की स्थितियों में कार्य कर सकते हैं, कौन सी वहाँ की स्थितियों में कार्य कर सकते हैं, कौन से शोध का प्रयोग हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है, इस सब की बहुत आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए शैक्षिक आदान प्रदान की आवश्यकता है। जो अगर मान लीजिए ज्योग्राफी परिक्षेत्र के लोग हैं, तो ज्योग्राफी परिक्षेत्र के लोग इधर उधर जाए, वो शैक्षिक आदान प्रदान करें। इस तरह अलग अलग जो परिक्षेत्र हैं, सभी के विषय के आधार पर ये जब होगा, तो इससे एक हमारी समझ, अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित होगी, और फिर हम फालतू लड़ेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे की प्रगति के लिए काम करेंगे। इस तरह शिक्षण विधि में सम्यक परिवर्तन, इसकी बहुत आवश्यकता है। जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी है, उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है, ड्यू चेंज इन टीचिंग मेथड्स। और इसके लिए यहाँ के अध्यापकों को प्रयास करना चाहिए, इसके लिए वहाँ के अध्यापकों को प्रयास करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार्स, सिंपोजियम उस लेवल के हो। ये नहीं कि एक आदमी को बुला लिया अंतर्राष्ट्रीय हो गया, ये नहीं, सचमुच हो। आज काफी कुछ दिखावा हो रहा है, एक एक आर्टिकल को छापने के लिए लोग वक्त मुद्रा ले रहे हैं, उसमें गुणात्मक शक्ति, गुणात्मक क्षमता तो है ही नहीं। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं, इनमें भी नवाचार आए, इनमें भी परिवर्तन आए, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रयास किए जाए, तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाएंगे। अगली बात, विविध भाषा में शोध परिणाम अनुवाद हो। हमारी जो भाषा में हम हिंदी में लिखते हैं, उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, अंग्रेजी वालों का हिंदी में ट्रांसलेशन, जब ये भाषाई अनुवाद होगा तब जाकर काम चलेगा। ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स इन वेरियस लैंग्वेज, ये बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि कई चीज़ें तो हमारे सामने केवल इस वजह से नहीं आती कि हम उस भाषा का अध्ययन नहीं किए हुए, हम उस भाषा को नहीं समझ रहे हैं। और शोध के परिणाम बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, हम लोगों ने बहुत कार्य किया हुआ है, और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा पूरा शोध सामग्री चोरी हो जाती है और ट्रांसलेशन होकर के दूसरी भाषा में छप जाती है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। उसकी मौलिकता बनी रहे, कहाँ पर शोध हुआ है उसके रेफरेंसेस दिए जाएं। अगर वहाँ का कोई रेफरेंस है तो हम चोरी ना करें। आज हमने उसकी तकनीक निकाल ली है कि हाँ इतने % से ज़्यादा होने पर रिजेक्ट हो जाएगी,
लेकिन फिर भी जो है हमें इस बात का ध्यान रखना है और शोधों का अनुवाद होना चाहिए, जो विशिष्ट शोध हैं जिनसे कि पूरी मानवता का विकास हो सकता है, तो उसमें हमारा कार्य होना चाहिए। अब अगला है और अंतिम कि मानव संसाधन विकास हेतु शिक्षा, एजुकेशन फॉर HRD। आज भारत और चीन दो बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जब अधिसंख्य की जनसंख्या उत्पादक कार्यों से जुड़ जाती है तो यही जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में देश को विकसित करने में योग देती है। और शिक्षा मानव संसाधन के विकास में योग की दर को बढ़ाने का श्रेष्ठतम साधन है। शिक्षा के माध्यम से वह कार्य किया जाए जिससे कि सारी की सारी जनरेशन प्रोडक्टिव हो जाए, और क्योंकि यह इसका श्रेष्ठतम साधन है, इसके द्वारा ही विविध कार्यों हेतु कौशल सिखाए जाते हैं। आज के तमाम प्रशिक्षण कॉलेज इस पावन कर्म में लगे हैं। मानव संसाधन का जितना अच्छा प्रयोग जो देश करेगा वह उतनी तीव्रता से प्रगति करेगा। प्राइवेट और सरकारी दोनों परिक्षेत्रों को ही इस दिशा में तीव्र प्रयास करना होगा, तभी जो है मानव संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा। इनका सही इस्तेमाल होगा तो उस देश का विकास अवश्यंभावी है, उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर नहीं चला। ये बहुत आवश्यक है कि मानव संसाधन विकास में शिक्षा अपने कार्य को, अपनी भूमिका को समझे और इस कार्य का संपादन उसके माध्यम से हो, तब हमारी प्रगति अवश्यंभावी होगी और इस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं रहेगा। उक्त परिक्षेत्रों के अतिरिक्त आज बहुत से कार्य शिक्षा के गिनाए जा सकते हैं और इनमें बदलते सामाजिक उद्देश्यों के साथ परिवर्तन होता रहेगा। ये बहुत आवश्यक है कि शिक्षा के ये जो कार्य हैं इन्हें अच्छी तरह समझा जाए। आज यह पाठ्यक्रम का विशेष अंग है, लेकिन इसे जानना बहुत आवश्यक भी है। शिक्षा अपने कार्यों को सही ढंग से संपादन कर पाए, इसमें अध्यापक के योग की आवश्यकता है, शासन के योग की आवश्यकता है, विद्यार्थी के योग की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि शिक्षा के कार्यों पर यह बात आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको यह लिखित रूप में चाहिए तो educationacharya.com पर शिक्षा वाले हिस्से में यह मौजूद है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।